80 के दशक तक बिहार में मेडिकल की फैसिलिटी बहुत दयनीय थी। हार्ट पेशेंट को बड़े बड़े शहरों जैसे वेल्लोर, दिल्ली, कोलकाता इस उम्मीद के साथ जाना पड़ता था कि अच्छा इलाज होगा और नई जिंदगी मिलेगी। उन दिनों बिहार में बहुत कम ही जगहों पर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध थी, जिनमें सिर्फ IGIC जो कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ही कुछ सेकेंडरी फैसिलिटी उपलब्ध कराती थी। और मैं बता देना चाहता हूं कि हार्ट पेशेंट के दुख और दर्द को देखते हुए उस समय के IGIC के डायरेक्टर डॉक्टर AK ठाकुर ने एक ऐसा अस्पताल का स्थापना का निर्णय किया जो हार्ट के पेशेंट को सभी तरह की सुविधा प्रदान कर सके। उनका सपना 19 नवंबर 1994 को सच हुआ। नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं अकबर इमाम। अभी मैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष सर से, जो बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं हृदय रोग के, इनसे कुछ जानकारियाँ लेंगे। जो हृदय में बहुत सारी दिक्कतें प्रॉब्लम होती हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत इंसान को अभी हार्ट का होने लगा है। आइए सर से कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा सर कि हृदय जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट का जो प्रॉब्लम होती है, ये कैसे शुरू होती है सर? नमस्कार। पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। और हृदय रोग संबंधित बीमारियां जो हैं सो जीवन के बहुत प्रारंभिक दिनों से ही शुरुआत उसकी होती है, जो अर्ली एडोलसेंट फेज़ कहते हैं हम लोग। और ख़ासकर हमारे भारतीय समाज में और बिहार में हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से एक्सरसाइज का जो बच्चों में जो गिरावट आई है। पहले जो हम खेल कूद को काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता था, अभी वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोग टीवी के सामने में, बच्चे मोबाइल के सामने में ज़्यादा रहते हैं। ये सब एक प्रिकर्सर इसको मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में हृदय रोग की संख्या बढ़ने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण है हृदय रोग का आपका आहार और जो इनसफिशिएंट एक्सरसाइज। अगर वो रहेगा तो हृदय रोग की संभावना आगे चल के बढ़ेगी। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, जो कि आपको हृदय में जो रक्त कोशिकाएं हैं, वो रक्त नली जो है वो उसमें रुकावट की वजह से होती है, जिसका कारण है कोलेस्ट्रॉल का जमना। उसमें और बहुत सारे कारण होते हैं। उसका बहुत इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है कि जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके फादर मदर को है, अर्ली एज में अगर हुआ है। उसके बाद जो कारण है वो है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर धूम्रपान या टोबैको से रिलेटेड कोई भी चीज़ का सेवन करते हैं तो वो एक कारण है। इसके अलावा जो कारण है वो है कि अगर आपका आहार अच्छा नहीं है, अगर आप फैटी फूड्स लेते हैं और उस हिसाब से आपका कैलोरी कंजम्पशन नहीं है, मतलब एक्सरसाइज की कमी है, तो ये सब कारण देखा गया है। इसके अलावा स्ट्रेस रिलेटेड वर्क जॉब जो है हमारा, वो भी एक कारण रहता है। तो इन सब कारणों से हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ती हैं। पहले कहा जाता था सर कि एक सर्टन एज के बाद हृदय रोग का दिक्कत होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, एक एज सर्टन होता है। क्या अब प्राइमरी सेक्शन या शुरुआती एज में भी किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है? हो सकता है। एक्चुअली देखा गया है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड लेवल पर, विश्व स्तर पे बात करेंगे तो लगभग जो है सो 15 to 20 मिलियंस पीपल जो है सो ईच ईयर, हर एक साल जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चेस्ट पेन लेके आते हैं, जिसका कि एक चौथाई ऑलमोस्ट 25% जो है सो हार्ट से संबंधित रहता है, जिनको हार्ट अटैक होता है। इंडिया में ये चीज़ जो है मोस्ट प्रेवलेंट है। और दुखद बात ये है कि ये लगभग एक दशक पहले इफेक्ट करता है। तो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स में देखा गया है कि 50s 60s में मोर कॉमन है। इंडिया में ये एक दशक पहले 40s में मोर कॉमन है। और कुछ लोग जो कि स्मोकर्स हैं, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, उनको ये और एक डिकेड पहले होता है। तो ऐसा देखा गया है कि इसकी संभावनाएं पहले भी हो सकती हैं। इसीलिए आदमी को या किसी भी मतलब शुरुआती जीवन से ही एक व्यायाम का, एक रेगुलर व्यायाम का एक आदत डालना चाहिए और आहार पे नियंत्रण होना चाहिए। अभी जैसा कोविड का चल रहा है सर, इस कोविड में हृदय को स्वस्थ रखने के लिए क्या किया जा सकता है अगर कोई रोगी होंगे हृदय के? तो ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अभी के समय में देखा गया है कि कोविड जो है बहुत से हार्ट पेशेंट्स को इफ़ेक्ट किया है। और इसमें जो है सो मोर्टालिटी, जो मृत्यु दर है, वो काफ़ी ज़्यादा है। हार्ट मरीज़ में जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है,
जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलियर है, इसमें जो है मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा पाया गया है। तो सबसे पहले तो बचाव है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का इस्तेमाल करें, जहाँ तक संभव हो घर में ही रहें, जो एक्सरसाइज जो व्यायाम है वो घर में ही करें, बाहर अभी खासकर क्राउडेड प्लेसेस पर नहीं निकले। सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावे जो है कि आप अपना दवा नहीं छोड़ें। दवा को अगर लाने में, अब तो वो लॉकडाउन वाला फेज ख़त्म हो गया, तो इनिशियल कुछ पीरियड्स में हुआ था कुछ लोगों को दवा में दिक्कत आ रही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो दवा नहीं छोड़ें। और बहुत ज़रूरी है कि कोविड के मरीज़ों को जो है सो नली में खून का थक्का जमा होने की वजह से बहुत सारे मरीजों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपना एंटीप्लेटलेट्स या जो जिनका वाल्व का ऑपरेशन हुआ है, जो एंटीकोगुलेंट दवा ले रहे हैं, उसको नहीं बंद करें। ये बहुत अभी अगर जो अभी विंटर का सीज़न आ रहा, ठंड की मौसम आ रही, सबसे ज़्यादा इफेक्ट हृदय रोग के लोगों को ही होता है सर, इसके लिए क्या प्रिकॉशन होगा? ये भी एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि यूजुअली देखा गया है कि जब तापमान की गिरावट होती है तो जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ में है उसमें देखा गया है कि ऑलमोस्ट 10 मिलीमीटर मरकरी का जो इंक्रीज़ होता है इन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप नवंबर के फर्स्ट वीक में अगर आप दवा ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और बीपी का रेगुलर चेकअप करा के अगर ज़रूरत हो तो दवा का डोज को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा ठंड से बचे। बहुत लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए निकलते हैं, वो कोशिश करें कि हार्ट के मरीज़ यूजुअली जो सूर्योदय हो जाए 6 AM के अराउंड में एक्सरसाइज करने के लिए निकले। बहुत ठंड में एक्सरसाइज हार्ट के मरीज़ को नहीं करना चाहिए। दवा रेगुलर लें, नमक की मात्रा को कम कर दें, ये भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी नमक भी जो है सो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। तो दोनों चीज़ का एक संतुलन होना चाहिए कि बीपी का रेगुलर चेकअप करवाएं, दवा को ऑप्टिमाइज़ करके जो भी अगर बीपी बढ़ती है तो उस समय दवा का डोज शायद बढ़ जाता है। कुछ मरीजों में देखा गया है कि ठंड के मौसम में दवा का डोज बढ़ जाता है, फिर मार्च आते आते फिर से फॉलोअप करवा के दवा का डोज कम कर दिया जाता है। अगर ओल्ड एज में अगर किसी को मतलब किडनी का भी प्रॉब्लम है तो क्या एंजियोग्राफी वो सफल हो सकता है सर? एंजियोग्राफी सफल हो सकता है। पहली बात तो है कि आपको इलेक्टिव किसी भी चीज़ का एक रिस्क बेनिफिट रेशियो देखा जाता है। सपोज़ कि आपके पास एक हार्ट अटैक का मरीज़ आया है और जिसका कि क्रिएटिनिन 2 और 3 है, इवन अप टू 3 है, और हम मिनिमम डाई दे के उसको अगर हम हार्ट को बचा लें, तुरंत नली खोल के 40-50 ml डाई दे के, तो शायद वो बेहतर उपाय है। लेकिन कोई एक मरीज़ ऐसा है जो कि दवा पे स्टेबल है और उसका क्रिएटिनिन 2 है, तो हम नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमेशा डाई जो है वो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इस तरीके के मरीज़ जिसको कि बेनिफिट होने की संभावना कम है, उसमें इसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर करना ही पड़ा, बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं किडनी के जिनको मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है और उनको करना ही पड़ता है, तो एक ऑप्शन ये होता है कि डायलिसिस के बैकग्राउंड में रख के उनको ये ऑप्शन दिया जाए कि 100 में से 5 से 10 मरीज़ को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम उसको एक बैकग्राउंड में रख के कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, और अगर बीमारी बहुत सीवियर हुई तो उसको उसी समय कर दिया जाएगा। सर एंजियोप्लास्टी के बारे में कुछ बताएंगे सर, क्या है? एंजियोप्लास्टी 2 तरीके की होती है। एक तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होती है। देखा गया है कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी लगभग 100 में से 15 से 20 मरीज को मृत्यु से बचाती है। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी वो होती है कि जब आपके पास पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक है, और हार्ट अटैक में ईसीजी में एक साइन होता है कि ST एलिवेशन MI कहते हैं उसको हम लोग, टेक्निकल टर्म जो है। तो अगर वो है तो पेशेंट को तुरंत ही एंजियोग्राफी के लिए और एंजियोप्लास्टी के लिए लेना चाहिए। ये विश्व भर में सबसे इसका बेहतरीन इलाज है अभी के समय में, कि ST एलिवेशन MI को तुरंत एंजियोग्राफी करके जो नली बंद है उसको खोल देने से हार्ट बचा रह जाता है। हम लोग बहुत सारे मरीज़ में देखते हैं कि हार्ट की पंपिंग जब मरीज आते हैं तो 25-30% रहती है, जो कि ऑन फॉलोअप तुरंत एंजियोप्लास्टी हो जाने से ऑन फॉलोअप वो 45-50% हो जाती है, तो हार्ट बचा रह जाता है। इसको हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ये सिम्टोमेटिक के अलावा, सिम्टम्स के अलावा मृत्यु को भी कम करती है। पेशेंट्स में आने वाले मतलब कि दोबारा हार्ट अटैक से बचाती है। मोर्टालिटी भी जो मृत्यु दर है उसको कम करती है। दूसरी होती है इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी। ये एक बात समझना चाहिए कि इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी मृत्यु दर को नहीं कम करती है। अगर आप दवा पे स्टेबल हैं तो शायद दवा आपके लिए बेस्ट इलाज है, लेकिन दवा लेने के बावजूद अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो
शायद एंजियोप्लास्टी करना चाहिए और वो सिम्टम्स को कम करती है। उससे अगर बहुत सीवियर ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक से बचाती है, फ्यूचर हार्ट अटैक से बचाती है। अपने बारे में सर कुछ परिचय। मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार झा है। मैंने जो है सो कार्डियोलॉजी में सुपर स्पेशलाइजेशन डीएम कार्डियोलॉजी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर है वहाँ से किया है। जब मैं डीएम कर रहा था तो सीएमसी वेल्लोर एक बहुत ही एथिकल और इंस्टीट्यूट है जहाँ हम लोगों को कंपैशन मतलब केयर विद कंपैशन सिखाया गया। वहाँ से डिग्री के दौरान मुझे जॉर्ज एम चेरियन गोल्ड मेडल का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद मैंने FSCI जो सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंजियोग्राफी एंड इंटरवेंशन है उसका फेलोशिप मैंने किया है और पिछले लगभग 4 सालों से मैं हार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। चलिए सर से जान करके बहुत सारी जानकारियाँ मिली हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में कि स्वस्थ हृदय कैसे रखा जा सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली जिससे हमारे हृदय रोग के जो भी लोग होंगे उनको काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में उनको काफ़ी अच्छा फील होगा। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ मैं हूं अकबर इमाम। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।